तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और मैंने जैसे लास्ट पार्ट में बताया था कि ये पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 2 डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। उन डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले ये जो थोड़ा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक बाजार है, यानी जो आपका जो प्राइमरी जो मार्केट होता है, उसमें पूंजी एकत्रित करने के लिए, किसके लिए? पूंजी को एकत्रित करने की विधियां क्या है, कैसे कंपनियां पूंजी एकत्रित करती है, पैसे को एकत्रित करती है, उसकी विधि बतानी है। और नंबर 2, प्रतिभूतियों को निर्गमित करने की विधियां, यानी इशू करने की, जो सिक्योरिटी जो होती है, शेयर डिबेंचर होते हैं, इनको इशू करने की विधियां क्या है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। पहला, प्राथमिक बाजार में पूंजी को एकत्रित करने की विधियां क्या है, और दूसरा, जो प्राथमिक जो बाजार होता है उसमें प्रतिभूतियों को निर्गमित, ठीक है, करने की विधियां क्या है। क्लियर? तो ये 5 विधि मैंने आपके सामने लिखी है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको पता होने चाहिए, सिर्फ नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना। पहला, पब्लिक निर्गमन, यानी पब्लिक इशू लेके आ सकते हैं, जिसको हम विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव बोल सकते हैं। यहाँ पे विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव, या फिर प्रविवरण पत्र, जिसको इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो पब्लिक निर्गमन या विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव या प्रविवरण पत्र, इसके माध्यम से लोगों से पैसा लिया जा सकता है, यानी कंपनी इसके माध्यम से लोगों से पैसा लेती है। ठीक है ना। दूसरा है आपका निजी प्लेसमेंट, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत भी कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है उसमें कंपनी क्या है, कुछ सिलेक्टेड जो सेलेक्ट करती है उन्हीं को ही क्या करती है, शेयर इशू करती है प्राइवेट। ठीक है ना। यानी कुछ जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, सिलेक्टेड जो पर्संस होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है, शेयर इशू किया जाता है, जबकि ये पब्लिक इशू हर किसी को हो पाए। फिर आता है विक्रय, यानी बिक्री का प्रस्ताव, यानी ऑफर फॉर सेल है। क्या है? ऑफर फॉर सेल है ये। ठीक है ना। और ये आपका तीसरा पॉइंट है, जिसके थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, पैसा ले सकती है। डन। तो पहला हमने क्या बोला यहाँ पे, पब्लिक निर्गमन, यानी विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव या प्रविवरण पत्र के माध्यम से कंपनी प्रतिभूतियों को निर्गमित कर सकती है, कंपनी जो है पूंजी एकत्रित कर सकती है। दूसरा, निजी प्लेसमेंट, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें कुछ सिलेक्टेड जो पर्सन होते हैं उन्हीं को शेयर दिए जाते हैं। और तीसरा, बिक्री, यानी विक्रय का प्रस्ताव, यानी ऑफर फॉर सेल, जिसके तहत भी कंपनी क्या कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है। डन। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ई आरंभिक, सार्वजनिक निर्गमन बोल लो, या ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, प्राथमिक बोलो या आरंभिक बोल लो, बात तो एक ही है। सार्वजनिक प्रस्ताव, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वे में जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। और आगे ई लगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। डन। अगला है स्वत्व निर्गमन, अधिकार निर्गमन। ठीक है ना, यानी राइट इशू बोलते हैं, 100 वर्ड आधा 100 वर्ड। ठीक है ना। तो ये हमारा राइट इशू होता है। ठीक है। इसमें जो पुराने जो अंशधारी होते हैं, किसको, पुराने अंशधारियों को, जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, को उनके वर्तमान अंशों के अनुपात, यानी जो वर्तमान में जो उनके पास शेयर होते हैं उनके अनुपात में नए अंशों को खरीदने का क्या दिया जाता है, अधिकार प्रस्ताव दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पुराने जो एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर है, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप वर्तमान अंशों के आधार पर, जो उनके पास अभी शेयर्स है उनके अनुपात पर आप नए जो शेयर है खरीदने का क्या देते हैं, प्रस्ताव देते हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए। तो ये याद रखना है। इसमें तो कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल को ही बोला जाएगा, पर्सन को ही बोला जाएगा। और इसमें क्या बोला होगा, पुराने जो आपके शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पुराने शेयर होल्डर यानी जो अंशधारी है, उनको वर्तमान अंशों के अनुपात पर या वर्तमान अंशों के अनुपात में नए शेयर्स को खरीदने का अधिकार प्रस्तावित किया जाता है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे जो प्राथमिक बाजार में पूंजी को एकत्रित किया जा सकता है या प्रतिभूतियों को निर्गमित करने की विधियां होती है। ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर ले 5 के 5। तो आगे देखिए बेटा, तो अब हमारे पास है प्राथमिक बाजार और जो हमारे पास गौण बाजार था, यानी जो द्वितीयक मार्केट थे, द्वितीय भी बोल सकते हो या द्वितीयक। ठीक है ना। तो द्वितीयक बाजार जो है, इसके बीच में अंतर क्या है,
ठीक है। तो सबसे परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, पार्ट नंबर शायद सेकंड में मैंने पढ़ाई थी, वही परिभाषा है कि यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए, यानी जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल अगर आपको चाहिए, दीर्घकालीन पूंजी चाहिए, तो उसके लिए प्रतिभूतियों को यानी सिक्योरिटी को पहली बार यानी फर्स्ट टाइम बेचा जाता है। तो उसने बोला यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लेने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार क्या किया जाता है, बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। जबकि यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित, ठीक है ना, निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। पूर्व निर्गमित का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट में कि ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी प्रतिभूति जो पहले से ही जारी है। इसका मतलब अगर कोई सिक्योरिटी पहली बार जारी होती है तो वो प्राथमिक होता है, और कोई सिक्योरिटी एक बार जारी हो चुकी है उसके बाद वो 2 बार 3 बार 10 बार चाहे कितनी बार भी होते रहे फिर वो गौड़ के अंदर आ जाती है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम इशू होगा तो यहाँ फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी होगा सब गौड़ के अंदर आएगा, यानी द्वितीयक मार्केट के अंदर आएगा। क्या आएगा, द्वितीयक बाजार। मैं लिख देता हूं, द्वितीयक भी बोलते हैं इसको, द्वितीयक, द्वितीयक बाजार, ठीक है ना। तो द्वितीयक बाजार भी इसको बोलते हैं। तो उसने बोला यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। यह वह बाजार होता है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले से ही मार्केट में थी, पहले से ही मार्केट में थी, उसमें इसमें आप क्या था, व्यवहार किया जाता है, नहीं क्रय विक्रय किया जाता है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, निर्गमन की बात करें। निर्गमन मतलब होता है इशू, जारी करना। तो उसमें प्रतिभूतियों, इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, यानी प्रतिभूतियों का निर्गमन यहाँ पे होगा, इशू होगा। जबकि यहाँ पे प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वो निर्गमित ही है, पहले से इशू हो रखी है मार्केट में, ठीक है ना। बल्कि पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का, यानी जो पहले से ही निर्गमित हो रखी है, इशू हो रखी है प्रतिभूति, उनका यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ क्रय विक्रय होता है। क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। समझ में आता है। पॉइंट नंबर 3, पहले या बाद में। तो गौण बाजार, यह गौण बाजार के से पहले आता है, तो ये द्वितीयक मार्केट से पहले आता है, तो गौण बाजार से पहले आता है। यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है। तो 3 पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। पहला, यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। जबकि यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित, यानी जो पहले से ही इशू, यानी जो निर्गमित सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है, यानी इशू होता है, जारी होता है, कि पहली बार है तो जारी जरूर होगा। इसमें प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं होता, इशू नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इशूड होती है, ऑलरेडी इशूड होती है। बल्कि पहले से जो निर्गमित जो प्रतिभूति होती है उनका यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। ये वाला प्राथमिक बाजार गौण यानी द्वितीयक बाजार से पहले आता है, और यह बाजार जो प्राथमिक बाजार है उसके बाद में आता है। समझ में आता है। पॉइंट नंबर 3, क्रय विक्रय। इस बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं, यानी इस बाजार में जो आपके जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो प्रतिभूतियों का क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं खाली, ठीक है ना, यानी बेच नहीं सकते, खरीद सकते हैं, ठीक है ना। जबकि इस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों ही होते हैं, दोनों होते हैं, तो क्रय विक्रय दोनों देखने को मिलेगा। प्रतिभूतियों की कीमत कौन निर्धारित करेगा, तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंपनी के द्वारा प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित की जाती है, या फिर ऐसे लिख लो, फिर कंपनी के प्रबंध द्वारा, यानी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे प्रतिभूतियों की कीमत को क्या करेगा, निर्धारित करता है। जबकि यहाँ पे प्रतिभूतियों की जो कीमत है वो मांग और पूर्ति के द्वारा, उनकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट में ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं आपके लिए, ताकि आप बार बार समझो, सुनो और आपके दिमाग में बैठ जाए। 2 पॉइंट में दोबारा बढ़ा रहा हूं। क्रय विक्रय मैंने क्या बोला, इस बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय यानी उनको खरीद सकता है। इस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों ही होता है। प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी के द्वारा या कंपनी के प्रबंध के द्वारा प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित की जाती है। यहाँ पे प्रतिभूतियों की कीमत जो है उसकी मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है।
विशेष स्थान, इस बाजार का कोई विशेष स्थान नहीं होता, इस बाजार का अपना कोई विशेष स्थान नहीं होता, याद रखना। जबकि इस बाजार का विशेष स्थान होता है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इसका अपना एक विशेष स्थान होता है, इसका अपना विशेष स्थान नहीं होता है। उसके बाद माध्यम की बात करें तो यहां कंपनी के द्वारा सीधे डायरेक्टली या फिर किसी मध्यस्थ की मदद लेकर के, यानी बिचौलिए की मदद लेकर के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। तो यहां कंपनी द्वारा सीधे या फिर मध्यस्थ के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। जबकि यहां पे इसमें केवल निवेशक यानी जो इन्वेस्टर है वही आपस में प्रतिभूतियों का क्या करेंगे? क्रय विक्रय करते हैं आपस में। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें पहली बार जारी होते हैं। तो जब पहली बार जारी होते हैं ना, तो उस टाइम पे एक तो कंपनी आ जाती है, कंपनी यानी कंपनी देगी, सिर्फ देगी, कंपनी लेगी नहीं कुछ, कंपनी को पैसा मिल रहा है बस, और शेयर सिर्फ देगी। शेयर क्या करेगी? देगी, खरीदेगी नहीं कंपनी। तो कंपनी ही जारी करी, तो एक तो कंपनी आ जाएगी इसमें और दूसरा निवेशक आ जाएगा, दोनों दो आएंगे इसमें, कंपनी आएगा और कौन आएगा? निवेशक। मैं इस तरह से लिख देता हूं आपके लिए। इसमें जो है यहाँ पे दो मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा आपका कंपनी, कौन मिलेगा? कंपनी, और दूसरा यहाँ पे कौन मिलेगा? आपका इन्वेस्टर, जिसको हम निवेशक बोलते हैं। तो दो जने देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कंपनी जारी करेगी, सिक्योरिटी को इशू करेगी, निर्गमित करेगी, और निवेशक उनको खरीदेगा, तो इसे खरीद सकता है। और इस वाले में दोनों ही क्या होंगे? निवेशक, सिर्फ निवेशक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंपनी नहीं आएगी बीच में। निवेशक क्या होंगे? जो सिक्योरिटी ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जैसे रिलायंस के शेयर है, किसी को शेयर है, कोई खरीद रहा है फिर बेच रहा है, कोई खरीदा बेच रहा है, इस टाइप का चलता है। यहाँ पे सिर्फ निवेशक आता है। कौन आता है? निवेशक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे निवेशक आ गया, यहाँ पे आपका कंपनी निवेशक दोनों आ गए। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, और फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो हमारे पास है बेटा वो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारा मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच में। काफी अच्छा डिफरेंस है ये भी। मुद्रा बाजार क्या होता है और पूंजी बाजार क्या होता है, यानी मनी मार्केट, और दूसरा हमारा है कैपिटल मार्केट। क्लियर है? स्टार्ट करें? चलो, सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में, यानी जो शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती है उसमें लेन देन किया जाता है। तो मुद्रा बाजार वो बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन यानी जो शॉर्ट टर्म जो होती है सिक्योरिटीज, उसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। जबकि जो पूंजी बाजार होता है उसका अभिप्राय ऐसे बाजार से जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में, किसमें? दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। तो बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। डन। पॉइंट नंबर 2, अवधि, यानी समय की अगर हम बात करें तो इनकी अवधि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक की होती है या हो सकती है। यानी कोई आपने देखा होगा 1 से 15 दिन का होता है, कोई 14 दिन का हो सकता है, कोई आपका आपने पढ़ा था कि 182 दिन के आसपास का हो सकता है, कोई 364 दिन का हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे चल सकता है, 90 डेज का हो सकता है ना। तो ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि इनकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक की होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जोखिम। इसके अंतर्गत जोखिम जो होता है वो कम होता है, यानी रिस्क है वो कम होता है, बट यहाँ पे जो जोखिम होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर हो गया? तरलता की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार के मुकाबले, यानी इस बाजार के मुकाबले इसमें तरलता क्या होती है? अधिक होती है। तरलता क्या होती है? अधिक होती है। जबकि मुद्रा बाजार के मुकाबले, यानी इसके मुकाबले यहाँ पे जो तरलता है वो क्या होती है? कम होती है। तो 3 पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वीडियो के अंदर ही, अलग से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जबकि पूंजी बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है वो वीडियो को पॉज करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, कहते हैं बातें पढ़ लेंगे, कभी याद नहीं होगा। वीडियो के साथ ही जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं उतनी बार अगर आप सुनते हो तो वो आपको और बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा
और हो सकता है कि आपको बाद में दोबारा वो याद करने की जरूरत ना भी पड़े, और अगर पढ़ भी रही है तो बेटा सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगी, हल्का से रीड आउट करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरी बार जितनी बार मैं रिपीट करूं उतनी बार सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना। इनकी अवधि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक की हो सकती है, जबकि इनकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक की होती है, ठीक है ना। जोखिम इसके अंतर्गत कम जोखिम होता है, इसके अंतर्गत अधिक जोखिम होता है, क्लियर। उसके बाद तरलता की बात करें तो इसमें अधिक तरलता देखने को मिलती है, इसमें कम तरलता देखने को मिलती है। संभावित आय, जो आय या प्रतिफल की अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रपत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मुद्रा बाजार के, वो प्राय कम आय अर्जित करने वाले होते हैं। यानी इसमें जो प्रतिफल मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो क्या मिलता है, वो कम मिलता है। यानी अगर यहां अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलता है, यहाँ पर रिटर्न आपको कम मिलता है, क्लियर हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें पूंजी बाजार के जो प्रपत्र होते हैं, यानी जो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें जो आपको आय मिलती है, क्या मिलती है, अधिक आय अर्जित करने वाले होते हैं। तो ये कम आय अर्जित करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या अधिक आय अर्जित करने वाले, यहाँ पे आपको आय ज्यादा मिलती है अगर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है ना। क्योंकि एक तो टाइम पीरियड ज्यादा है और यहाँ पे मिलता भी ज्यादा आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेन देन किए जाने वाले प्रपत्र, यानी जो लेन देन जिनमें व्यवहार किया जा रहा है वो प्रपत्र कैसे होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे। तो आपने मैंने ये वीडियो में भी पढ़ाए थे, जो उसकी क्लास चल रही है, जैसे पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना, कि इसके जो प्रपत्र होते हैं जो उसमें डील किए जाते हैं, किस क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें, खजाना बिल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जमा या बचत प्रमाण पत्र होता है, मांग मुद्रा होता है, वाणिज्यिक बिल होता है, और वाणिज्यिक पेपर कह लो या पत्र कह लो, ठीक है ना, ये होता है। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, जो लेन देन किए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा, खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, टी बिल, जमा या बचत प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मांग मुद्रा कॉल मनी या कॉल लोन की यहाँ पे बात होती है, वाणिज्यिक बिल यानी कॉमर्शियल बिल की बात होती है, और कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पेपर की बात होगी, क्लियर हो गया। जबकि यहाँ पे जो डील होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो मिलता है आपको समता अंश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऋण पत्र यानी जैसे लोन इंस्ट्रूमेंट यानी डिवेंचर की बात कर लो तो डिवेंचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद वित्तीय आवश्यकता, तो यह अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसको करता है, अल्पकालीन छोटे टाइम पीरियड के जो वित्तीय आवश्यकता होती है उनको ये पूरा करता है, जबकि दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट मैंने आपको रिपीट कर दिए थे। अगले 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैंने बोला संभावित आय, तो इसमें इस बाजार में जो बाजार के प्रपत्र होते हैं, मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र है यानी इंस्ट्रूमेंट है, वो प्राय कम आय अर्जित करने वाले होते हैं, जबकि यहाँ पे पूंजी बाजार के जो प्रपत्र होते हैं वो अधिक आय अर्जित करने वाले होते हैं। हमेशा ना यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है तो आय भी ज्यादा होगा, और जहां पे जोखिम ज्यादा होता है वहां पे आय भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद लेन देन किए जाने वाले प्रपत्र यानी किन क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, किन में यहाँ पे डील किया जाता है। तो खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल हो सकता है, जमा या बचत प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, उसके अलावा मांग मुद्रा या जो अल्पकालीन ऋण होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि तुम्हारा ये मांग मुद्रा मतलब कॉल मनी बोल लो या कॉल लोन बोल लो, ठीक है। जैसे कॉल लोन का जो एक नाम और है वो मैं आपको बताता हूँ, अल्प सूचना ऋण, यहाँ पे इसका नाम एक और है अल्प सूचना ऋण, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे आता है। उसके अलावा वाणिज्यिक बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया आदि। यहाँ पे समता अंश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार यानी पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ऋण पत्र यानी डिवेंचर लोन इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, ठीक है ना। उसके बाद वित्तीय आवश्यकता, तो ये अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि ये दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां तक समझ में आ गया सबको। एक और पॉइंट देख लीजिए, मैंने इतने पॉइंट आपको दे दिए कि अगर आप कोई से भी 5 पॉइंट पढ़ोगे तो काफी होता है, सफिशिएंट है 5-6 पॉइंट, ठीक है ना। सहभागी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सहभागी यानी जो इस चीज में काम डील करने में मदद करेगा आपकी, वो क्या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आ जाएगा, वित्तीय संस्थाएं आ जाएगी, यहाँ पे वित्तीय कंपनी आ जाएगी, यानी पैसों से रिलेटेड सारे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, आदि इसके मुख्य भागीदार है। जबकि यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं पैसों से रिलेटेड, बीमा कंपनियां जितनी भी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो भी यहीं आएगी, विदेशी निवेशक भी यहीं आएंगे, ठीक है ना, कॉमा साधारण जनता भी यहीं आएगी, नॉर्मल कोई कंपनी होगी वो भी यहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि शेयर तो कोई भी इशू कर सकता है ना,
तो नॉर्मल कंपनी है, साधारण जनता है, विदेशी निवेशक है, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, ये इसके क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। तो इसमें जो भागीदार बनेंगे आदमी सिर्फ वही बनेंगे जो पैसों से रिलेटेड होंगे, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय कंपनियां जो पैसों से रिलेटेड वही आएंगे। यहाँ पे तो पैसे वाली और बिना पैसे वाली सारे यहीं पे आएंगे। जैसे नॉर्मल कंपनी भी होगी, ठीक है, जैसे रिलायंस ये सब है ना, टाटा, वो भी यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो साधारण जनता है वो भी यहाँ पे आ रही है, विदेशी निवेशक है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे मुख्य भागीदार इनके ये होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट भी मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। पार्ट नंबर 3 भी आपका खत्म हो चुका है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ भी रहा होगा जहां तक है। डन, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।